हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सीसीएच के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी सीटेट की लाइव जो हमारी क्लास हो रही है वो है हमारी जो है पैडागोजी की क्लास। ऑलरेडी हमारी पैडागोजी की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में जो हमने किया था वो हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत लिए थे, यानी कि प्रिंसिपल्स लिए थे, नियम लिए थे कि एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते हमें किन किन नियमों का, किन किन प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। लेकिन आज की क्लास जो हमारी होगी, हम देखेंगे कि चाहे आप प्राइमरी के टीचर हैं, चाहे आप सेकेंडरी के टीचर हैं, एक लैंग्वेज टीचर को अपनी क्लास में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो मल्टीपल लैंग्वेज होती है, बहुभाषिकता होती है। तो हमें ये देखना है कि ये जो बहुभाषिकता है, जो ये मल्टीपल लैंग्वेज है, वो एक टीचर के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसका क्या ये एक सोर्स है या एक प्रॉब्लम है। इसको ध्यान से हमें समझना है कि एक मल्टीपल लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया क्या है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। हर 1-2 किलोमीटर पे आपको एक अलग लैंग्वेज भाषा देखने को मिलेगी। ऐसे में पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक सार्वभौमिक भाषा की ज़रूरत होती है, एक मानक भाषा की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में वो मानक भाषा हमारी हिंदी है। अब पूरे भारत को हिंदी कैसे सिखाई जाए, जहाँ कहीं राजस्थानी बोली जा रही है, कहीं हरियाणवी बोली जा रही है, कहीं पंजाबी बोली जा रही है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बोलियाँ बोलते हैं। तो ऐसे में जो एक लैंग्वेज टीचर है उसके लिए ना ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं वो एक चैलेंजेस के रूप में सामने आती हैं, क्योंकि उसकी क्लास में हर भाषा का एक बच्चा छात्र बैठा हुआ है। अब ऐसे में वो अलग अलग भाषाओं के सीखे हुए बच्चों को एक भाषा कैसे सिखाए। अब हमारे सीटेट की जब पैडागोजी का पार्ट आता है तो इस टॉपिक से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार ये पूछते हैं कि ये जो बहुभाषिकता है, जो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ये एक भाषा अध्यापक के लिए साधन है, सोर्स हैं या समस्याएं हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या है, समस्या है या साधन है। तो हमें ये सोर्स के रूप में काम करेंगी या समस्याओं के रूप में काम करेंगी, या दूसरा क्या ये भाषाएं हमें तोड़ती हैं या जोड़ती हैं। और अगर हमारी क्लास में एक मल्टीपल लैंग्वेज क्लास है और जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें सीटेट में हमारी पैडागोजी में इसका देखने को मिलता है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट कर, जैसा मैंने आज बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, भाषाई विविधता वाली कक्ष की समस्याएं। पहले भाषाई विविधता समझ लें। भाषाई विविधता का मतलब क्या है भाई, भाषा शिक्षण में बहुभाषिक। पहली बात तो इस वर्ड को समझ लीजिए, बहुभाषिक। बहुभाषिक का मतलब होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस। क्या होता है इसका मतलब, मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी क्लास जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में बहुभाषिक कक्षा एक महत्वपूर्ण संसाधन कार्य करती है। ये देखिए पैडागोजी का क्वेश्चन निकल कर आया, संसाधन, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज प्रॉब्लम तो बनेगी बनेगी, लेकिन सोर्स भी बनेगी। संसाधन कैसे बनेगी, अगर आप देखिए, अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं और बच्चा कोई आपको कोई चीज़ जो है अपनी मदर टंग में बता रहा है, तो अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, बल्कि आप उसकी लैंग्वेज का वेलकम करेंगे और दूसरे बच्चों को बताएंगे कि देखिए इस वर्ड को जो है, इस शब्द को इनकी भाषा में ये भी बोला जाता है। तो उस समय जो वो बहुभाषिकता है वो क्या बन जाएगी, वो समस्या नहीं बनेगी। उस समय वो जो बहुभाषिकता है वो क्या बन जाएगी, एक सोर्स का रूप ले लेगी, एक संसाधन के रूप में आपके सामने आएगी। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा से अभिप्राय एक ऐसी कक्षा से है जिसमें बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई क्षेत्रों से आते हैं। यानी कि बहुभाषिक कक्षा क्या है, एक ऐसी मल्टीपल लैंग्वेज क्लास है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं और शिक्षक उनकी मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कोठारी कमीशन के बारे में बताना चाहूँ। 1964 से 66 में, 1964 से 66 में हमारे पास जो है DS कोठारी थे, जिनका नाम था DS कोठारी। उन्हीं के नाम से एक कोठारी कमीशन बना, जिन्होंने हमें कहा कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर बच्चे को त्रिभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब होता है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पर आप क्या करें, त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब क्या है कि बच्चों को, एक मिनट, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, त्रिभाषा फॉर्मूला कहता है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पर 3 भाषाएं सिखाओ, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। उसमें से जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसकी मदर टंग होनी चाहिए, दूसरी उसकी मानक होनी चाहिए, तीसरी उसकी अन्य भाषा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, अन्य भाषा होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता एक संसाधन का कार्य करती है। बहुभाषिकता कक्षा से अभिप्राय एक ऐसी कक्षा से है जिसमें बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई क्षेत्रों से आते हैं और शिक्षक उनकी मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास करते हैं।
अब हमें एज अ पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, ये जो बहुभाषिकता है, ये एक ऐसी क्लास जहाँ पर हर बच्चा अपनी एक अलग भाषा बोल रहा है, तो वो किस प्रॉब्लम को फेस करेगा। मतलब एक टीचर उसे, अगर टीचर का खुद का भाषा शिक्षण संकुचित है, इट मीन्स नैरो है, उसकी खुद की वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, नैरो है, तो उसके लिए वो एक क्या बन जाएगी, एक समस्या बनेगी। लेकिन वहीं अगर टीचर का भाषा विकास अच्छा है, उसकी अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी है, तो यही मातृभाषा, यही बहुभाषिकता उसके लिए साधन का रूप बन जाएगी। यानी कि हम इसे क्या कहेंगे कि जो बहुभाषिकता है वो एक भाषा अध्यापक के लिए समस्या भी है और साधन भी है। याद रखिएगा क्या है, यानी कि एक लैंग्वेज टीचर के लिए जो बहुभाषिकता है वो क्या है, एक समस्या या एक चुनौती भी है। क्या है, एक समस्या है या एक चुनौती भी, और क्या है, एक संसाधन भी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है एक सोर्स का भी काम करती है। बट अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेगी और समस्या कब समझेगी। लेकिन उसके लिए उसका खुद का भाषा विकास क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका अच्छा, खुद का अच्छा भाषा विकास होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा है, ये क्या है हमारा, ये हमने इंट्रो लिया कि बहुभाषिकता होती क्या है। अब देखो भाई, ये बहुभाषिकता हमारे लिए एज अ लैंग्वेज टीचर किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। चुनौतियां या प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, समस्याएं बोल सकते हो, कि एक भाषा अध्यापक को मल्टीपल लैंग्वेजेस से रिलेटेड किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो पहली प्रॉब्लम है क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, प्राइमरी लेवल पर जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो वो अपनी एक भाषा के साथ आते हैं, और वो भाषा उनकी क्षेत्र भाषा, जिसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा होता है कि एक टीचर उनको जो हिंदी सिखाएगी या इंग्लिश सिखाएगी उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। कैसे, भारत बहुभाषिक देश है, यहाँ लगभग हर क्षेत्र की एक भाषा में अंतर है, और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी कि प्रॉब्लम में लाता है। टीचर कुछ भी सिखा रही है, पहली बात तो उसकी भाषा को क्षेत्रीय भाषा से मानक भाषा में बदलना अपने आप में चैलेंजेस है, लेकिन धीरे 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 ये चैलेंजेस किसमें, सोर्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक टीचर के ऊपर क्षेत्रीय भाषाएं क्या करती है, छात्रों पर प्रभाव होता है, जिसकी वजह से एक टीचर को बच्चों को लैंग्वेज, जो उनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो सिखाने में क्या होती है, प्रॉब्लम वो आती है। दूसरा, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सामाजिक आधार क्या होता है भाई, सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने का मतलब है, इसको मैं अपने एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहूँ कि भाषा जो है ना वो पूरे भारत को जोड़ती भी है और पूरे भारत को तोड़ती भी है। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं कह रही हूँ भाषा पूरे भारत को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है, अगर मैं तोड़ने की बात करूँ तो भारत में हर एक 2 किलोमीटर पर एक अलग भाषा है, हर एक स्टेट की अपनी एक भाषा है जो भारत को तोड़ रही है। कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है हमारे यहाँ ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो भारत को तोड़ रही है। लेकिन वहीं हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें, एक मानक भाषा की बात करें, हमारी हिंदी, वो पूरे भारत को जोड़ती है। आप कोई भी मदर टंग बोलिए, लेकिन आप भारत की किसी भी स्टेट में जाइए, वहाँ पर हिंदी तो बोली ही जाती है ना। तो भाषा हमें जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। अब एक भाषा अध्यापक क्लास, एक टीचर, एक लैंग्वेज टीचर जिसकी क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज के बच्चे बैठे हैं, हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऐसे में टीचर उन सभी बच्चों को सामाजिक आधार पर सोशली कैसे एक करेगी, ये भी एक टीचर के लिए अपने आप में एक समस्या बन जाती है। क्योंकि हर कोई, अगर आज भी हमारे यहाँ 4 लोग एक साथ बैठे और अपनी भाषा की बात आ जाए तो वो लड़ पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपनी अपनी भाषा को, अपनी अपनी मदर टंग को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से देखो क्या होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि जो ये भाषाएं हैं, भाषाएं हमें, ऐसे में टीचर क्या करेगी, बच्चे को अलग अलग भाषाओं को ना सिखाकर एक भाषा सिखाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर बच्चों को सोशली एकजुट करने में भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक लैंग्वेज टीचर को। कैसे, भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि यदि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ यानी कि मजबूत नहीं बनाया जाएगा तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। जब उससे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो वो ये कहेगा मैं हरियाणवी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं, कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ। क्यों, क्योंकि भाषा के आधार पर वो जुड़ा ही नहीं। तो भाषाएं हमें जोड़ती भी हैं और भाषाएं हमें तोड़ती भी हैं। एज अ लैंग्वेज टीचर मुझे इस बात को ध्यान रखना है, एक बैलेंस बनाना है कि कब बच्चे को कौन सी भाषा शब्द इस्तेमाल करना है। उसमें बैलेंस बनाते हुए हमें क्या करना है, बच्चों को भाषाएं सिखानी है। तो पहला क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। इस तरीके से तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, देखो जरा, तीसरा कहता है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करना। संप्रेषण कौशल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेट करना सिखाना। अब भारत की फिर से बात ले लें, अब भारत में हर स्टेट की अपनी एक भाषा है,
अब अगर बाई चांस आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, वहाँ दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप उन लोगों के साथ संप्रेषण कैसे करोगे, आप उनके साथ अंतरक्रिया कैसे करोगे, बातचीत कैसे करोगे? तो उनसे बातचीत करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उसी यूनिवर्सल लैंग्वेज को, उसी सार्वभौमिक भाषा को हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, और हमारी भारतीयों की मानक भाषा हिंदी है ना? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में भी स्किल में जब टीचर बच्चे से बात कर रही है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, उसको हिंदी आ ही नहीं रही है, तो टीचर कैसे उसे बताएगी, उसे नॉलेज कैसे देगी? तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण और उसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इनमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इनमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर टीचर हैं आप और जो बच्चे को जो इस तरीके से सिखा रहे हैं, तो उन पर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण कई बार समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट कहता है छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करना। अब भाषाई कौशल क्या होते हैं भाई? भाषाई कौशल हमारे लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं। क्या है? हमारी लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषाई कौशल क्या है? हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स क्या कहते हैं? भारतीय विविधता के कारण छात्रों में विविधताई कौशल पाई जाती है। 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखिएगा, इन चारों का विकास करना है। लेकिन अगर मदर टंग का इफेक्ट है, विविध भाषाएं हैं, तो बच्चों में एक टीचर के लिए चैलेंज बन गया है कि वो अपनी अपनी मदर टंग को, ना तो वो ध्यान से, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रही हिंदी, वो बोलता है कोई मलयालम लैंग्वेज या पंजाबी, तो टीचर कैसे बच्चे की बात को ध्यान से, बच्चा टीचर की बात को कैसे ध्यान से सुनेगा तो बोलेगा, बोलेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो लिखेगा। तो ये चीज़ हमारी क्या है? भी चुनौती बन जाती है। यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव जो है चारों लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में भी एक टीचर के सामने क्या करता है? एक चैलेंज लेकर आता है, उसके सामने एक समस्या खड़ी कर देता है। जिस बच्चे को आपकी मानक भाषा आती ही नहीं है, जिस बच्चे को हिंदी या इंग्लिश आती ही नहीं है, वो उसको मदर टंग आती है, तो ऐसे में इन चारों लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना अपने आप में एक चैलेंज है, जो कि किसको फेस करना पड़ता है? एक लैंग्वेज टीचर को करना पड़ता है। खासकर प्राइमरी के टीचर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सेकेंडरी तक आते आते बच्चे की चारों लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है, होते होते क्या हो जाती है? चारों लैंग्वेज स्किल्स बच्चों की डेवलप हो चुकी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये इस तरीके से है। तो बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती है, छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती है। ठीक है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और विकास की सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब यहाँ पर भी एक चैलेंज है भाई। अब आज के टाइम पे 2 लैंग्वेज आ जाएं वो कम है। ऐसे में अब टीचर का पॉसिबिलिटी है कि टीचर को पूरे भारत में जितनी स्टेट्स में भाषाएं बोली जाती हैं वो आती हों? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, किसी के पास जादू नहीं है जिसको पंजाबी भी आ जाए, हरियाणवी भी आ जाए, सारी भाषाएं आ जाए। तो ऐसे में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऐसे में जो मानक भाषा है, जो टीचर हिंदी बोल रही है, तो एज अ टीचर कम से कम आपको 2 भाषाएं तो आनी चाहिए। एक हिंदी और इंग्लिश तो सीख ही लो भाई, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना है तो बाइलिंगुअल तो होना पड़ेगा। अगर आपकी एक भाषा पर भी पकड़ अच्छी है तो आपके टीचिंग पार्ट में कुछ कमी है। आपको दोनों लैंग्वेज पर अपनी कमांड को क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी चुनौतियाँ। भारत की भाषाई विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है। अब क्या एक टीचर बच्चे में स्टार्टिंग में कोई उर्दू बोल रहा है, कोई उर्दू तो नहीं बोलेगा, बच्चा जो है पंजाबी बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पर टीचर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसको सारी भारत की सभी भाषाएं आती हों। तो ये भी एक समस्या क्या होती है? एक समस्या टीचर के सामने आ जाती है कि अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। भारत की भाषा विविधता के कारण शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या के रूप में बनी रहती है। क्योंकि इंडिया में मैंने कहा कम से कम 2 भाषाएं तो सीख ही लो भाई। ठीक है, 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक हिंदी इंग्लिश तो सीख ही लो। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो एज अ लैंग्वेज टीचर दोनों लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि व रुझान का अभाव है। अब ये रुचि और रुझान क्या होता है? आज के टाइम पर कोई हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। पेरेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कहते हिंदी पढ़कर करोगे क्या? आज की समय की विडंबना ये है कि हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हिंदी को हम बिल्कुल ही साइड रख देते हैं। जबकि हमारी जो इंग्लिश है, वर्ल्ड की सभी भाषाएं हैं, वो निकली किससे हैं? संस्कृत से, और हिंदी भी हमारी संस्कृत से ही निकली है। तो इंडियंस होने के नाते हमें अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पर हम नहीं देते हैं। हम किसको देते हैं? हम दूसरों की लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब ऐसे में जो बच्चा हिंदी पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है,
और एक ऊपर से बहुभाषिक है, दूसरी लैंग्वेज से आया है। तो ये क्या बन गया, ये एक टीचर के लिए और एक और बड़ा चैलेंज बन गया, एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। उसे ये पता होना चाहिए कि अब ये बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले, तो सबसे पहला काम तो टीचर उसमें रुचि उत्पन्न करेगी। अब रुचि उत्पन्न करने के लिए बेचारी पढ़ाए तो अलग से और रुचि और उत्पन्न करे। तो यानी कि ये क्या है, यहाँ पर जो है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव भी, कमी भी एक लैंग्वेज टीचर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, के लिए क्रिएट करती है। पहला काम पढ़ाना आसान होता है, सबसे मुश्किल काम है बच्चों का पढ़ाने में इंटरेस्ट लेकर आना। अगर बच्चे की उसमें रुचि ही नहीं है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, तो वो काम नहीं हो सकता। तो देखिए जरा, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा सीखने के प्रति रुचि और रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव क्या करता है, और कम कर देता है। तो चलिए देखें, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, एक चैलेंज बन गया है। चलिए अब आता है भाषा विविधता कक्षा वाली शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान। अब हमने प्रॉब्लम तो फेस कर ली, एक टीचर ने लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस कर ली कि कैसे कैसे कौन कौन सी भाषाओं में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन क्या एक सिर्फ प्रॉब्लम्स को फेस कर लेना ही काफ़ी है, क्या उनको दूर नहीं करना चाहिए? और अगर दूर करना चाहिए तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं? तो जैसे पहले मैंने बताया कि एक लैंग्वेज टीचर को क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव झेलना पड़ता है, सामाजिक आधार मजबूत करने वाली समस्या को फेस करना पड़ता है, चारों लैंग्वेज स्किल्स कैसे सिखाए, ये समस्या उसके सामने आ जाती है। बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खुद टीचर का टीचिंग स्टाइल वीक है, हिंदी खुद की नॉलेज नहीं है, खुद का जो है पढ़ाने का शिक्षण विधि नहीं है, टीचिंग स्टाइल की में कमी है। तो ये सारी समस्याएं एज अ लैंग्वेज टीचर फेस करनी पड़ती ही हैं। लेकिन अगर टीचर का लैंग्वेज डेवलपमेंट, खुद का भाषा विकास अच्छा है, खुद की अपनी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, खुद का भाषा शिक्षण अच्छा है, तो वो इन समस्याओं पर भी काबू पा लेगी या पालेगा। कैसे, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। पैडागोजी के 2 क्वेश्चंस यहाँ से निकल कर आते हैं, 2 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, भाषा विविधता वाली कक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान। सॉल्यूशन क्या है भाई, चाहे प्राइमरी के टीचर हो या सेकेंडरी के, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहला सॉल्यूशन कहता है बहुभाषिक कक्षा। ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या कहता है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों की अपनी भाषा बोलने के अवसर देने चाहिए। एज अ टीचर कभी उसको ये नहीं कहना कि अपनी मदर टंग में नहीं बोलो। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट्स की तो नहीं बोलूँगी, अभी तक ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर हिंदी बोलने पर बैन है। अगर बच्चा अपनी बात हिंदी में कहता है तो उसे फाइन चार्ज किया जाता है। यहाँ तक कि हिंदी की जो टीचर्स है पढ़ाती हिंदी में, उसके बाद जो बातचीत करती हैं वो भी वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक नैरो इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेंगे, बच्चों को आप अपनी उसकी मदर टंग में बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो बच्चे का भाषा विकास कैसा होगा, हिंदी का या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट डेवलप ही कैसे होगा? अगर हमें बच्चों का एक अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, भाषा सिर्फ किताबों से नहीं आती है, भाषा तब आती है जब हम समाज में सामाजिक अंतर क्रिया करते हैं। याद रखिएगा, बच्चे की भाषा का विकास कब होता है, जब बच्चा सामाजिक अंतर क्रिया करता है। सामाजिक अंतर क्रिया का मतलब क्या है, कि बच्चा जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलता है, जुलता है, तब जाकर बच्चों का क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों की अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, क्या करने चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए। सेकंड आता है, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में नहीं बल्कि शिक्षण कार्य की चुनौती के रूप में भी, ताकि बहुभाषिक कक्षा एक संसाधन के रूप में प्रयोग लाया जा सके। ये कहता है कि जो टीचिंग स्टाइल है टीचर का वो कैसा होना चाहिए, बहुभाषिक, यानी कि टीचर को भी अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। केवल कई भाषाओं के शिक्षण के अर्थ में नहीं बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में। जब साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, अगर वोकैबुलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप भाषा अध्यापक हैं तो आपका शब्दकोश व्यापक होना चाहिए। शब्दकोश का मतलब होता है आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप क्या करें, आपका भाषा विकास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हिंदी के टीचर को इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए, इंग्लिश के टीचर को हिंदी के वर्ड्स जरूर आने चाहिए। जब ये दोनों भाषाओं पर पकड़ अच्छी होती है तो उनका भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, यानी कि आप हर क्लास में हर बच्चे की मल्टीपल लैंग्वेज का वेलकम करें। ठीक है, ताकि बहुभाषा एक संसाधन के रूप में, बच्चा अगर अपनी मदर टंग के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आप उसे मानिए कि वो एक क्या कर रहा है, एक आपको भी सोर्स दे रहा है, आपको भी बच्चे से सीखने को मिल रहा है।
तो पहला क्या है, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बच्चे को सीखने के लिए अवसर देने चाहिए। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, याद रखिएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये भी कहती है कि बच्चों को सीखने के क्या दो, बच्चे को सीखने के अवसर दो। क्या दो, बच्चों को सीखने के अवसर दो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। बल्कि शिक्षण कार्य की चुनौती के रूप में बहुभाषिक कक्षा एक संसाधन, और भाषा जो है वो क्या होनी चाहिए, एक साधन होनी चाहिए। समस्या भी बनेगी, लेकिन हमें उसे समस्या की बजाय ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें उसे साधन के रूप में देखना है, सोर्स के रूप में। तो उसके लिए तो भाई एक लैंग्वेज टीचर को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, उसे खुद को एक भाषा को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो NEP 2020 आई है वो भी इसी बात की बात करता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हमारा NCF 2005, ये दोनों ही किसकी बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होगी, जिसमें शिक्षण क्यों ली जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के सीखने का जो प्रोसेस है वो सरल यानी कि ईजी हो जाएगा, और छात्रों के लिए सहज यानी कि वो इफेक्टिव उसको कर पाएंगे। तो ये हम ये चीज़ याद रखेंगे कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और छात्रों के लिए सहज हो सके। दूसरा हमारे पास आता है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, मतलब स्टार्टिंग से ही उन्हें मल्टीपल लैंग्वेज, एक भाषा के आधार पर मत रोको भाई। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से भी है, कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बहुभाषिक होना चाहिए। अब बहुभाषिक का मतलब क्या है कि प्राइमरी लेवल पर ही उसे दो तो कम से कम सिखाई दो भाषाएं या 3 भाषाएं तो सिखाई दो। तो हमने देखा प्राइमरी लेवल पर बच्चा हिंदी, इंग्लिश और उसकी एक मदर टंग, ये 3 भाषाएं तो सीख ही लेता है। तो इसके लिए हमें जो भी स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल के, वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, वहाँ पर हमें कोठारी कमीशन का 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा फार्मूला लगाना चाहिए। कई बार सीटेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर NCF कितनी भाषाओं को या किस भाषा को सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा, NCF हो गया या कोठारी कमीशन हो गया, प्राथमिक स्तर पर 3 भाषा यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला को सपोर्ट करता है। त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब क्या है, 3 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें पहली भाषा मातृभाषा, मैं बार बार बताती आ रही हूँ, कई बार पूछ लेते हैं, इनमें से हमारी फर्स्ट भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा। कौन सी भाषा है हमारी मातृभाषा। दूसरी भाषा को हिंदी नहीं बोलेंगे, दूसरी भाषा को हम मानक भाषा बोलेंगे, और तीसरी अन्य हो सकती है, अन्य में कोई भी भाषा पढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से, हाँ, लेकिन ये मानक हमारी हिंदी ही होती है, ये याद रखेगा। ऑप्शन में मानक वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारी हिंदी ही है। ये हमें सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों में प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए त्रिभाषा फॉर्मूला उनके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की ज़रूरत है, ताकि भारत बहुभाषी देश है और बहुभाषी संवाद का माहौल बढ़ावा। स्कूल के अंदर भी बच्चों को अपनी मदर टंग बोलने की अपॉर्चुनिटी दो, वो जिस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाह रहा है उसी लैंग्वेज में उस बच्चे से बात करते रहना चाहिए। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है गैर हिंदी राज्यों में, गैर हिंदी राज्य मतलब इंडिया की वो स्टेट जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी प्रदेशों के मामले में भी बच्चों को सीखने के उनके क्षेत्र में नहीं बोली जाती, इन भाषाओं के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में सूची में शामिल किया जाए। कहने का टोटली बात ये है कि जो गैर हिंदी स्टेट्स हैं, जैसे कि साउथ की स्टेट्स हैं, साउथ में मलयालम बोला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि क्या करना है, आपने उन स्टेट्स में भी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, आपने क्या करना है, वहाँ पर भी हिंदी को, गैर हिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी को लागू करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चों को सीखते हैं, हिंदी प्रदेशों के मामलों में बच्चे भाषा सीखते हैं जो कि नहीं बोली जाती। इन भाषाओं के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं की अष्टम सूची, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं सूची है, याद रखिएगा, जो 8वीं जो सूची है वो क्या करती है, इसकी बात करती है। अब आ जाते हैं बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अध्यापक को, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश, ये आपको पेपर में ट्रिक भी काम आएगी और एग्जाम में काम आएगा
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण। अब ये समृद्ध भाषिक परिवेश क्या होता है भाई? समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब होता है होलिस्टिक इन्वायरमेंट। क्या होता है, एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जब बच्चा, जहाँ पर बच्चे को आप एक भाषा नहीं बल्कि अपनी भाषा बोलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक स्कूल जो अब हिंदी बोलने पर बैन लगा रहा है, फाइन चार्ज कर रहा है, तो वो समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध नहीं करा रहा है। एक टीचर क्लास में खुद हिंदी की टीचर होकर, लैंग्वेज की टीचर होकर बच्चे को हिंदी बोलने पर बैन कर रही है या मदर टंग के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मना कर रही है, तो उसकी कक्षा का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो समृद्ध नहीं है। बल्कि समृद्ध वातावरण क्या होता है, जब बच्चे को आप उनकी भाषा, खुलकर अपनी भाषा बोलने का मौका दें। और देखिए, भाषा कोई पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश नहीं है, भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। तो ये आदान प्रदान अगर मातृभाषा में भी हो जाएगा तो कुछ दुख वाली बात नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक एज अ लैंग्वेज टीचर, अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक प्रॉब्लम नहीं बनाना है, बहुभाषिकता को एक समस्या के रूप में नहीं लेना है, आपने क्या करना है, आपने बहुभाषिकता को एक सोर्स की तरह यूज़ करना है, एक संसाधन की तरह। तो आपको अपनी क्लास में हर बच्चे की भाषा का स्वागत करना पड़ेगा। हर भाषा के स्वागत का मतलब है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चा जब आपसे कुछ कहने आ रहा है या सेकेंडरी लेवल पर बच्चा आपसे कुछ कहने आ रहा है, तो आपने उस बच्चे की बात को सुनना है और उसकी बात को इम्पोर्टेंस देनी है, वैल्यू करनी है। जब आप ऐसा करते हो तो आप क्लास में क्या करते हो, एक समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करते हो। तो यानी कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश के निर्माण का मतलब है एक समृद्ध होलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सोर्स हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लें इसके कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस क्लास है वो कैसे कैसे हमारे उसमें काम आती हैं। पहले देखिए, डैश में बोली जाने वाली भाषाएं, डैश के बीच पड़ोसियों की भाषाएं डैश होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? देखो कि बच्चों में भाषाओं को भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। हमें किस किस चीज़ों से सिखाना चाहिए? हमें बच्चों को घर में, पहले तो घर में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, समुदाय के बीच पड़ोसियों की भाषा और पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के फासले काटने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल यही होगा, पहले हमारी घर की भाषा होती है, ठीक है, फिर समुदाय की, समाज की भाषा होती है और फिर पाठ्य पुस्तक। इन तीनों को क्या करना है, इस तरीके से। सबसे पहले बच्चा जो भाषा सीखता है वो घर की भाषा होती है। तो हमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्या हो जाएगा, पहले घर की भाषा बोली जाने वाली यानी कि मदर टंग की बात हो रही है, दूसरी समुदाय यानी समुदाय में हमारा स्कूल भी आ जाता है, उसकी भाषा की बात हो रही है, और तीसरा क्या है कि पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट ले ले, क्या है नेक्स्ट, कहता है रागिनी हमेशा हैंडपम्प को क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। चापाकल इट मीन्स वो मदर टंग का इस्तेमाल करती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने अपने माइंड से नैरोविटी को हटाना है। इट मीन्स आपने एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट का वेलकम करना है कि आपने, अगर बच्चा अपनी मदर टंग में आपसे कुछ कहने आ रहा है तो प्लीज़ सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब कोई और टीचर होगी तो उसे डांटेगी, बट हमें एज अ लैंग्वेज टीचर ऐसा काम नहीं करना है। पहला है, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल नहीं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, हम ये कर सकते हैं। एक और जो है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक सही और एक ज़्यादा सही है, जिसमें हमारी पैडागोजी पार्ट अटकता है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, एक आंसर सही होता है और एक आंसर ज़्यादा सही होता है, उसी के बीच में ही हमारा जो मनोवैज्ञानिक तथ्य यानी कि पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो अटक जाता है। अब रागिनी को समझाएं कि ये नहीं कहते, ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। अभी ऐसा क्या करना है, हमें इसी वर्ड से, अगर टीचर पहले प्रॉब्लम लेगी तो ऐसे करेगी, अगर उसे साधन के रूप में यूज़ करेगी तो बच्चों को बताएगी पर्यायवाची शब्द की हैंडपम्प को चापाकल भी कहते हैं। तो ये हो गया, ये सिर्फ सही था और ये हमारा ज़्यादा सही था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। हम लोकगीतों को स्थान क्यों देते हैं भाई? भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए, संगीत सिखाने के लिए, गायन को महत्व देने के लिए, परंपरा का निर्वहन करने के लिए। तो हम इसको महत्व क्यों देते हैं? भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं को से परिचित कराने के लिए, कल्चर से मिलाने के लिए हम पोएम्स को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पेपर 2 का क्वेश्चन है, हमारे सीटेट में आया हुआ है। सुहेल क्या है, एक साल से पहले असम से असम से होगा, ठीक है, असम से कहाँ आया, पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? भाई वो हिंदी नहीं जानता था, असम से आया था, उसको हिंदी नहीं आती थी, तो एज अ टीचर आपको क्या करना सही मानेंगे? उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे। सुहेल की भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देंगे कि सुहेल को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, जिनकी पकड़ अच्छी है उन लोगों से मिलवाएं और बोलने की अपॉर्चुनिटी दें। या सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना? बिल्कुल नहीं। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल।
हमें क्या करना चाहिए, जो सुहेल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी दे, उन लोगों से मिलवाओ जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी है। जब हम आपस में रोज़ बात करेंगे, दो फ्रेंड्स में होता है ना, दो अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेज बोलते हैं, बट हम जब उनके साथ कई टाइम लॉन्ग टाइम से साथ रह रहे होते हैं तो क्या उन्हें लगता है, हम उनकी भाषा को आराम से सीख लेते हैं। क्या करते हैं, हम उनकी भाषा को आराम से सीख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस की उसमें आप इनमें से कौन सी गतिविधि को सबसे उचित मानेंगे। लट खट शब्दों के रूप में कंठस्थ करना, कभी भी कंठस्थ नहीं कराना है, ये आप ना नेगेटिव में मानकर चलिएगा, ये रोट लर्निंग की तरफ इंडिकेशन करता है। स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखना, ये भी कुछ खास नहीं है। सूर्यास्त हो गया वाक्य पर 10 बार लिखना, ये भी नहीं है, रोट लर्निंग की तरफ जाता है। हिंदी में पाठों में आई चिड़िया, पुस्तक, कुआ और को अपनी अपनी भाषा में क्या कहेंगे या कहेंगे। यहाँ पर आप बच्चे को सीखने के दे रहे हो अवसर, और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर बच्चे को सीखने का क्या दे रहे हो, मौका, कि आप इसे रियल लाइफ से भी जोड़ रहे हो, जैसा कि आपने क्या किया, उसे उसके बच्चे के वास्तविक जीवन से भी जोड़ दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल जीवन से जोड़ा हुआ स्टेटमेंट है, हमें इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुभाषिकता, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है वो क्या है भाई। ठीक है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिनका समाधान संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सिर्फ चैलेंजेस है, अभी हमने सॉल्यूशन किए थे। दूसरा है भाषा नीति बनाने में बड़ी बाधा है, बाधा तो करती है। बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स अभी फिलहाल जो हमारे पास क्या है, बच्चों में अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता मतलब उनके माइंड को डेवलप करने में करती हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग लाने में। या भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, ये आधा अधूरा है भाई। फिर से ये आंसर सिर्फ ठीक है और ये आंसर हमारा ज़्यादा ठीक है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता यानी कि मेमोरी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। जितने नए नए वर्ड्स हम सीखते जाते हैं, कहाँ फर्स्ट क्लास में लैंग्वेज सीखना शुरू किया तो आज तक सीखते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो हमारा लैंग्वेज का प्रोसेस भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट ले लिए। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वो विभिन्न भाषा के पाठों की विषय वस्तु का शब्दांश अनुवाद कर सके, सरल प्रश्न बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं संरचनाओं को जान सके और पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा कर सके। ठीक है, क्या करेगा भाई, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक हो कि वह विभिन्न भाषाओं के पाठों की विषय वस्तु का अनुवाद कर सके, ऐसा होना चाहिए। या सरल प्रश्न, ये नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक, बस सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं को जान, संरचनाएं मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इसको सारी भाषाएं आएंगी, संरचना मतलब वो कैसे बनी है वो भाषा, तो ये हमें करना आना चाहिए। विभिन्न भाषाओं के पाठों की विषय वस्तु का अनुवाद करना, ट्रांसलेशन नहीं होगा, कितना करेगा बेचारा। चलिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई। जहाँ पर ऐसी क्लास है जहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, तो ऐसे में लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में गाओ, बोलो, कुछ भी करो, पर करो। ठीक है, परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। बच्चों को मानक भाषा के लिए ही कहना चाहिए। मानक इट मीन्स आप हिंदी बोलो बस, इसके अलावा पंजाबी उर्दू को भूल जाओ, ये करना चाहिए। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तियात्मक कौशल का पर बल देना चाहिए। इट मीन्स सबसे जरूरी है अवसर देना। अवसर मतलब हर बच्चे को अपनी बात को खुलकर बोलने का मौका देना। जब एक बच्चा खुलकर अपनी बात को बोलता है तो उसमें भाषा का विकास होता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देना। तीसरा है जीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्प वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं को खोजते हैं। नीना को क्या करना चाहिए, नीना ऐसा क्यों करती है, बच्चों को व्यस्त रखती है, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षण को अधिक से अधिक रोचक और व्यस्त नहीं रखना चाहती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, 2 बच गए हैं। वो क्या कर रही है, ध्यान से देखिए, एक संकल्प वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द इस्तेमाल कर रही है, तो बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है, टीचर यहाँ पर बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज वाला बनाना चाहती है, टीचर यहाँ पर बच्चे को बहुभाषिक बनाना चाहता है या चाहती है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इट मीन्स NCF के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित है, बिल्कुल नहीं। भाषा हमारे आसपास हमारे वातावरण में बिखरी पड़ी है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद है। NCF का ये मानना है कि भाषा शिक्षण
केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो जो है भाषा की कक्षा ही भाषा की कक्षा नहीं होती, बल्कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अदर सब्जेक्ट भी, अन्य सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, भाषा की कक्षा ही होते हैं। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं ऐसा नहीं, स्कूल में आने से पहले भी वो अपनी मदर टंग के साथ आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए केवल पढ़ने पर, बिल्कुल गलत। नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमारा क्या है, भाषा शिक्षण में क्या करना है, एक ही प्रकार के अन्य, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ सिर्फ लैंग्वेज की क्लास ही लैंग्वेज की क्लास नहीं होती, बल्कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे आप साइंस पढ़ाए, सोशल साइंस पढ़ाएं, वो भी हमारे क्या होते हैं, लैंग्वेज की क्लास ही होती है। तो एज अ लैंग्वेज टीचर जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको इस बात का पूरा पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, जो 2005 का जो एनसीएफ है वो क्या करता है, वो हमारी भाषा शिक्षण में अनेक विषयों की कक्षाओं के साथ भी मौजूद है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बच्चों में भाषा विकास सिखाने के लिए हमें भाषा शिक्षण में एक ही प्रकार नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट में, एक बार तो ये स्टेटमेंट भी हमारी आई थी कि जब आप लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा की कक्षा ही भाषा की कक्षा नहीं है, बल्कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अदर सब्जेक्ट भी भाषा ही सिखाते हैं। मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है, सोशल साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही था, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाएं शिक्षण क्या कहलाती हैं, हमें देखना है। 4 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट्स में से आपने बताना है एक से अधिक भाषाएं जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देती है, बहुभाषिकता व राष्ट्रीय संदर्भ का प्रसार करती है, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल तो ये नहीं है, हटा दो। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देती है, मल्टीपल लैंग्वेज है तो रोजगार कहाँ से होगा भाई, जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है। या जब विद्यालय में एक से अधिक भाषा, याद रखिएगा जब भी एक से अधिक भाषाओं की बात हो रही है, एक से अधिक भाषाओं की बात मतलब बहुभाषिकता की बात हो रही है, राष्ट्रीय संदर्भ की बात हो रही है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि भारत में भाषा इट मीन्स लैंग्वेज पूरे भारत को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। अगर मैं भारत की भाषाओं की बात करूं तो अगर मदर टंग की बात की जाए तो मदर टंग हमें तोड़ती है, क्योंकि इंडिया की मल्टीपल स्टेट्स में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, और अलग अलग लैंग्वेज में जो बोली जाती है वो क्या है हमारी, वो एक तरह से हमें भारत को तोड़ रही है। लेकिन अगर मैं पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा की बात करूँ, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करूँ, तो पूरे भारत में एक मानक भाषा हमारी हिंदी हमें क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है, भाषा हमें क्या करती है, जोड़ती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बहुभाषिकता राष्ट्रीय संदर्भ का प्रसार करती है विद्यालय में। इसके लिए एनसीएफ भी हो गया या कोई भी लगा लीजिए, उन्होंने किसको फोकस किया है, त्रिभाषा फॉर्मूला को वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुभाषिकता और राष्ट्रीय संदर्भ के उसमें आती है। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को हम मातृभाषा भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, इसको हम गृह भाषा यानी कि घर की भाषा, इसको जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मदर टंग या मातृभाषा भी कहते हैं, प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्या बच्चे की मदर टंग को वो नहीं करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको अपना खुद की मेंटलिटी भी ब्रॉड रखनी पड़ेगी। आप खुद दूसरे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे और बच्चे को भी बोलने की अपॉर्चुनिटी देंगे, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या करेगा, हम सम्मान करेंगे भाई, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर बच्चा अपनी बात को किसी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, अपनी बात को कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा है, तो एज अ लैंग्वेज टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे में भाषा का विकास, उसकी मदर टंग भी उसमें क्या होगी, इस तरीके से आएगी। चलिए, तो ये हमने किया। आज की जो क्लास थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताया जो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं वो एक टीचर के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, बट अगर टीचर का वोकैब अच्छा हो, उसकी वोकैबलरी अच्छी हो, तो वो क्या करती है, बच्चों का भाषा विकास भी मतलब उसमें समाधान यानी कि सोर्स का काम भी करती है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।